हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ताज अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक पीसीबी लेकर आपके सामने आया हूं। ये देखिए, ये हमारी पीसीबी उषा और बजाज में ज़्यादातर लग कर आती है। दोस्तों, इसी पीसीबी पर हम आज वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। या और भी जो हमारी वीडियो नेक्स्ट आएंगी वो आप तक उसका नोटिफिकेशन जा सके। दोस्तों, हमारा प्रयास ये रहेगा आपके लिए कि इन पीसीबी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं या इनमें जो समस्याएं आती हैं उन चीज़ों को सॉल्व करने में हम लोगों को काफ़ी समय लगा है। तो हमारे जो नए टेक्नीशियन भाई हैं या अभी सीख रहे हैं, तो इन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने में उनको कोई परेशानी ना हो। टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर आप कहीं पर भी कोई भी वीडियो सर्च करके उसके बारे में रिलेटेड प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो हमारा जहाँ तक प्रयास रहता है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी नॉलेज दें। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जहाँ तक हो सके आप सपोर्ट किया करें। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको अच्छे से इन चीज़ों को समझा पाएँ और बता पाएँ। तो आज का वीडियो का टॉपिक हमारा इसी पर रहेगा। इस पीसीबी में A to Z जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या जो समस्याएं आती हैं उसी से रिलेटेड हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें दोस्तों, जिससे हम बीच बीच में आपको बताते रहते हैं कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आती है, कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए हमें। तो ये चीज़ें आप मिस कर देते हैं, जिससे आपको पूरी नॉलेज नहीं हो पाती। तो ऐसा न किया करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं इसी पीसीबी पर। दोस्तों, ये हमारी पीसीबी ज़्यादातर उषा, कुकजॉय, 2000 WPC या बजाज के इंडक्शनों में ज़्यादातर लगकर आती है। इस पीसीबी में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और इसका मेरे पास इन डिटेल्स है MCU का, और इसका कुछ सर्किट डायग्राम है जो हम आपको वीडियो में समझाएंगे। तो कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहें। तो सबसे पहले इस पीसीबी में प्रॉब्लम्स डेड होने की जो आती है, जब भी पीसीबी डेड कंडीशन में आपके पास आए तो सबसे पहले आपको इसमें क्या चेक करना है। ये हमारा फ्यूज है और ये IGBT। अगर फ्यूज और IGBT बिल्कुल ओके कंडीशन में मिले आपको, तो उस केस में आप यहाँ पर हमारी जो रेजिस्टेंस लगी हुई है R22 की लोकेशन पे, ये हमारी 22 ओम की रेजिस्टेंस होती है जो 2 वाट में लगी होती है। ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाने के कारण ही ये पीसीबी डेड हो जाती है, ऑन नहीं होती। तो इसको सबसे पहले आप चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ हमारा लगा होता है 7805 रेगुलेटर IC है। यहाँ पर आप 5 वोल्ट चेक करेंगे, हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट अवेलेबल ना हो उस केस में भी ये पीसीबी डेड रहेगी। अगर आपको सप्लाई देते ही इसमें शॉर्टिंग मिले, तो शॉर्टिंग के केस में ये हमारी SMPS IC होती है। ये SMPS IC जब ख़राब हो जाती है उस केस में हमें शॉर्टिंग देखने को मिलती है। या यहाँ पर हमारे जो डायोड लगे हुए हैं, इन डायोड में कोई एक डायोड या पूरे डायोड जब शॉर्ट हो जाएंगे उस केस में हमें शॉर्टिंग की समस्या देखने को मिलती है। तो इन्हें आप रिप्लेस करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरे केस में आता है, इस पीसीबी में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है E9 की। E9 की केस में होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारा थर्मिस्टर फ्यूज लगा होता है इस लोकेशन पे, यहाँ पे हमारी NTC लगती है, टॉप सेंसर। टॉप सेंसर में एक मोटा फ्यूज लगा होता है जिसे हम थर्मल फ्यूज कहते हैं, वो हमारा यहाँ कनेक्ट होता है। इस थर्मल फ्यूज पे जब वोल्टेज नहीं मिल पाता है उस केस में हमें E9 की एरर देखने को मिलती है।
अगर यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हो आपको 18 वोल्ट, तो उसके बाद यहाँ हमारे 3 ट्रांजिस्टर लगे होंगे। जो हमारा Q3 की लोकेशन पे लगा ट्रांजिस्टर है वो 85-50 है, और Q1 Q2 की लोकेशन पे जो ट्रांजिस्टर 2 लगे हुए हैं ये हमारे 80-50 ट्रांजिस्टर हैं। इन ट्रांजिस्टरों को आप रिप्लेस करके E9 की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर इन ट्रांजिस्टरों को रिप्लेस करने से पहले दोस्तों, यहाँ जो हमारा थर्मल फ्यूज है, थर्मल फ्यूज को आप यहाँ दोनों पिन पीछे से शॉर्ट करके देख लें। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो इसको शॉर्ट ही रहने दें, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन दोनों पिनों को आप शॉर्ट करके E9 की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम बनी रहती है कंटिन्यू, तो आप इन तीनों ट्रांजिस्टरों को रिप्लेस कर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें आती है, ज़्यादातर इसका कॉइल जलता है। काफ़ी कंप्लेन मेरे पास आती है कि इसका कॉइल बार बार जल जाता है। उस केस में होता क्या है कि यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है 0.3 UF, ये हमारा कैपेसिटर जब वीक हो जाता है उस केस में हमारा कॉइल बार बार जलने की कंप्लेन आती है। तो जहाँ तक कोशिश हो आपकी, अगर ये आपको लीकेज लगे तो आप इसको न्यू रिप्लेसमेंट करके देख सकते हैं। उसके बाद इस पीसीबी में सबसे अहम जानकारी हम आपको देंगे मिल्क मोड की प्रॉब्लम। इस पीसीबी में मिल्क मोड की प्रॉब्लम की समस्या को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे आप, क्योंकि इस पीसीबी में आपको कहीं भी प्रीसेट नहीं दिया हुआ है, जबकि अदर पीसीबीओं में प्रीसेट होता है या रेजिस्टेंस लगी होती है। इस पीसीबी में प्रीसेट नहीं लगा होता है, तो इस समस्या को आप कैसे दूर करेंगे। तो दोस्तों, इस समस्या को जानने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे हमारा मनोबल बना रहे। हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहेंगे, और भी जितनी इंडक्शन मार्केट में रन कर रहे हैं इस समय, उससे रिलेटेड वीडियो हम आपको डालते रहेंगे। एक एक प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किसी चैनल पे आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम सारे प्रॉब्लम्स को ऐसे ही बारी बारी से आपको एक एक प्रॉब्लम के बारे में बताते जाएंगे। आप अगर हमारे चैनल पे बने रहेंगे दोस्तों, तो आप सीख रहे हों या सीख चुके हैं या आपको जानकारी पहले से है, आपकी नॉलेज में ये चीज़ रहेंगी कि कहाँ से कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि इस पीसीबी में अगर मिल्क मोड की समस्या है तो उस समस्या को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये पीसीबी में आपको मिल्क मोड की समस्या है तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ R48 की लोकेशन पे हमारा SMD पैकेज में एक रेजिस्टेंस लगी होती है 200 ओम की। SMD कोड होगा 2000। R48 की लोकेशन पे रेजिस्टेंस लगी होती है। यहाँ पर आप 180 ओम से लेकर 270 ओम तक कोई भी SMD रेजिस्टेंस इंस्टॉल करके माउंट करके इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस पर रिसर्च काफ़ी किया है कि इसी रेजिस्टेंस के वैल्यू शिफ्ट हो जाने के कारण ऐसी प्रॉब्लम आती है। इस रेजिस्टेंस को आप रिप्लेस करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जैसे ही हमारा फ्यूज IGBT बर्न होता है, उस केस में हमारी यहाँ जो SMD पैकेज में जीना डायोड लगा होता है 18 वोल्ट का, और 10K की रेजिस्टेंस लगी होती है, ये दोनों बर्न हो जाते हैं या ट्रैक हमारा जल जाता है। उस केस में आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आप अगर 18 वोल्ट का जीनर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर डीप में जो हमारा आता है उसका कैथोड पॉइंट हमारा गेट पे होगा और एनोड हमारा एमीटर पे होगा। इन दोनों के पैरेलल में ही हमारी 10K की रेजिस्टेंस को आप लगा सकते हैं दोनों साइड पर। और हमारा जो एमीटर से कनेक्टेड NTC होती है, यहाँ पर 100K की NTC को आप लगा सकते हैं अगर आपका ट्रैक जला हुआ मिले तो। ये हमारी R7 की लोकेशन पे जो रेजिस्टेंस लगी होती है
ये हमारी 100 ओम की रेजिस्टेंस होती है। यहाँ पर आप 100 ओम से थोड़ी सी ऊपर नीचे भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जो 1206 साइज में हो, या आपके पास अगर ना हो तो आप डीप रेजिस्टेंस भी यहाँ पर माउंट कर सकते हैं, वो अच्छे से वर्क करेगी इस पर। अगर पीसीबी में E0 की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपना सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा 5 U का कैपेसिटर लगा है उसको चेक कर लें, ये हमारा कैपेसिटर ओके है या वीक हो चुका है। इसके ख़राब होने के कारण ही हमारी E0 की प्रॉब्लम आती है। इस पीसीबी में इससे ज़्यादा और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे ज़्यादा इस पीसीबी में अगर प्रॉब्लम आती है तो इसके डिस्प्ले में आती है। इसका डिस्प्ले कभी वर्क नहीं करता है, ऑन नहीं होता है। तो मैंने अपने चैनल पे इसका वीडियो डाला हुआ है कि आप इसके पैनल को कैसे ठीक करेंगे। काफ़ी इजी तरीका है इसको ठीक करने का, क्योंकि ये यहाँ पर जो हमारी SMD IC लगी होती है ये मार्केट में अवेलेबल IC नहीं है दोस्तों। तो ये IC वैसे 99% ख़राब नहीं होती है। इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं मैंने अपने चैनल पे इसका वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को कि इसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं। चलिए इसके डायग्राम से हम आपको कुछ समझा देते हैं कि इसके डायग्राम में आपको IC पे कौन कौन से वोल्टेज मिलने चाहिए, उन वोल्टेज को न मिलने के बाद आपको क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे जो हमारी IC की पिन नंबर 1 है वहाँ पर आपको 1.1 वोल्ट मिलना चाहिए। IC के 3 नंबर पिन पे 1.5 वोल्ट, 4 नंबर पिन पे 2.2 वोल्ट मिलता है और 7 नंबर पिन पे 2.5 वोल्ट और 8 नंबर पे 4.8 वोल्ट। अगर हमारे IC के पिन नंबर 8 पे अगर 4.8 वोल्ट नहीं मिलते हैं तो इस पीसीबी में सेंसिंग की प्रॉब्लम आती है। ये पीसीबी सेंस नहीं करती या E3 की एरर आती है। E3 के केस में ये हमारे वोल्टेज ड्रॉप होंगे या मेन कंट्रोल IC ख़राब हो जाती है, उस केस में हमारी E3 की प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलती है। जो SMD पैकेज में हमारी ये IC लगी हुई है इसके 8 नंबर पिन पे अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हों तो इस पिन को आप हल्का सा ऊपर चिमटी की हेल्प से सोल्डर आयरन से उठा लेंगे। अगर वो वोल्टेज मिल रहे हों तो आप श्योर हो जाएंगे कि हमारी IC शॉर्ट है। 8 नंबर पिन शॉर्ट हो जाने के कारण ही E3 की एरर आती है। इसके बीच हमारा एक 10K की रेजिस्टेंस लगी होती है, उस रेजिस्टेंस को सबसे पहले आप चेक कर लें। अगर वो रेजिस्टेंस फॉल्टी हो तो उसको रिप्लेस करके आप देख सकते हैं। ज़्यादातर केस में मैंने देखा है 80% इसकी IC ख़राब हो जाती है, उसी केस में हमें E3 की एरर देखने को मिलती है। उसके बाद आता है हमारा IC का 9 नंबर पिन। इस पे हमें 4.8 वोल्ट और 10 नंबर पे 5 वोल्ट, 14 नंबर पे 1 वोल्ट और 15 नंबर पे 1.7 वोल्ट मिलना चाहिए और 16 नंबर पे 2 वोल्ट। थोड़ी सी जानकारी आप ट्रांजिस्टर के बारे में भी रख सकते हैं। जो हमारा Q3 की लोकेशन पे ट्रांजिस्टर लगा हो वो हमारा 8550 होता है और Q1 और Q2 की लोकेशन पे जो ट्रांजिस्टर लगे हैं वो हमारे 8050 ट्रांजिस्टर होते हैं। जो हमारा Q1 ट्रांजिस्टर होता है उसके बेस पे हमें 19 वोल्ट मिलता है। ये हमारे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को रेगुलेट करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जो हमारी SMPS IC होती है वाइपर 12। इसके सोर्स पे हमें 4.7 वेव का जो कैपेसिटर लगा होता है उसके पॉजिटिव पे जो वोल्टेज बनती है लगभग 350 वोल्ट 300 वोल्ट, वो हमारी सोर्स पॉइंट होता है जो आपस में शॉर्ट होते हैं, वो पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं हमारे। और इसकी पिन नंबर 4 पे हमें जो हमारा 3 नंबर पिन होगा उससे हमारा 18 वोल्ट का जीनर कनेक्टेड होता है।
यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो हमारा जीनर लगा हुआ है एसएमडी पैकेज में, यह हमारा पिन नंबर 3 से कनेक्टेड होता है। यह 18 वोल्ट का एसएमडी पैकेज में जीनर है। यहाँ पर आप डिप में भी माउंट कर सकते हैं। इस आईसी के शॉर्ट हो जाने के बाद ये हमारा एसएमडी पैकेज में जो जीनर लगा होता है ये भी शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप डिप में भी माउंट कर सकते हैं। और फैन को रेगुलेट करने के लिए Q5 की लोकेशन पे जो ट्रांजिस्टर लगा है ये हमारा 8050 ट्रांजिस्टर Y1 ट्रांजिस्टर होता है। और जस्ट उसके ऊपर ही हमारा 4148 का जीनर लगा होता है। इसकी लोकेशन D6 है। ये हमारा 4148 का जीनर है। ये एसएमडी पैकेज में ट्रांजिस्टर की तरह जो दिख रहा है, यहाँ पर आप डिप में माउंट करके इसको रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको इसका वोल्टेज बताते हैं, कहाँ पर कौन सा वोल्टेज हमें मिलता है। आईजीबीटी के कलेक्टर पॉइंट पे इसका एक कॉइल का पिन कसा होता है। उस कॉइल से जो ये रेजिस्टेंस लगकर हमें जाती है, ये रेजिस्टेंस हमारी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा आईजीबीटी का कलेक्टर पॉइंट है। कलेक्टर से जो रेजिस्टेंस 120 के की लगी होती है, लास्ट वाली पिन पे आप यहाँ वोल्टेज को मेजर करेंगे। यहाँ पे आपको 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज ओके हैं तो ये पीसीबी ठीक है। उसके बाद हमारा जो लाइन इन होने के बाद 4007 डायोड लगते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस का डिवाइडर बनाया जाता है। उस डिवाइडर पे आपको ये देखिए हमारी रेजिस्टेंस का डिवाइडर बना हुआ है। इन डिवाइडरों पे आपके जहाँ पर 270 के की रेजिस्टेंस लगती है, लास्ट वाले पिन पर आपको 1.1 वोल्ट और दूसरा जो डिवाइडर है उस पर 2.5 वोल्ट मिलता है। अगर ये रेजिस्टेंस आपकी बिल्कुल ओके कंडीशन में है तो आपकी पीसीबी सेंस भी करेगी और वर्किंग में भी रहेगी। तो दोस्तों, आप चाहें तो इसका पिक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करके जूम करके दिखा दें हैं। आप इसका पिक स्क्रीनशॉट में लेकर रख सकते हैं। आपको ये वोल्टेज हमेशा याद होने चाहिए कि कहाँ पर हमें कौन से वोल्टेज मिलते हैं। अगर ये वोल्टेज आपको क्लियर है तो आप पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो को ज़रा सा भी पसंद आया हो, अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। इसी तरह हम और भी नेक्स्ट वीडियो आपको देते रहेंगे, जिससे आपको जानकारी होती रहे कि कहाँ पर हमें कितनी वोल्टेज मिलने चाहिए। और आईसी की डिटेल्स हम आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।